चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब फसल उत्पादन एंड मैनेजमेंट मतलब उसका प्रबंध, फसल उत्पादन और उसका प्रबंध। थिंक ओवर द एक्टिविटीज दैट यू डू ड्यूरिंग द होल डे लाइक ब्रशिंग, टेकिंग अ बाथ, गोइंग टू स्कूल, ईटिंग फूड, प्लेइंग एट्सेट्रा। जो भी दिन भर में हम एक्टिविटीज़ करते हैं उनके बारे में सोचो, जैसे कि ब्रश करना, टेकिंग अ बाथ नहाना, गोइंग टू स्कूल स्कूल जाना, ईटिंग फूड खाना खाना, प्लेइंग खेलना एट्सेट्रा। इन सब के बारे में सोचो। हैव यू एवर थॉट अबाउट द एनर्जी दैट यू गेट फॉर डूइंग ऑल दिस एक्टिविटीज़? क्या तुमने कभी सोचा है कि इन सब काम को करने के लिए तुम्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? इट इज़ द फूड फ्रॉम विच यू गेट ऑल द एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड स्टडी। ये सब है, इन सब कामों को करने के लिए जो एनर्जी तुम्हें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड एक ऐसा सोर्स है जिससे तुम्हें ये सब एनर्जी मिलती है, जिससे हम काम करते हैं, काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू सर्वाइव। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जीवित वस्तु हैं, उनको सर्वाइव जिंदा रहने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? फूड की। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से और एनिमल से। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ग्रोइंग प्लांट्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। और साइंस की वो ब्रांच जो कि प्लांट्स की ग्रोइंग, प्लांट्स के विकास और उनसे मिलने वाले फूड आइटम से डील करती है, उस ब्रांच को हम कहते हैं एग्रीकल्चर, कृषि। एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? कृषि। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स हैव अंडरगोन ट्रेमेंडस एडवांसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। क्रॉप्स का कल्टीवेशन और एनिमल्स को पालने की जो तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जो लास्ट सेंचुरी, जो पिछली शताब्दी से लेकर अभी तक, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है चेंज आने का? कि इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या का। In order to provide food for the increasing population, the regular production, proper management and distribution of food is necessary. जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको सही तरीके से फूड प्रोवाइड, भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या ज़रूरी है? रेगुलर प्रोडक्शन, फसलों का अच्छी तरीके से उगना, उनका मैनेजमेंट और उस फसल से जो फूड मिलता है उसका सब में अच्छी तरीके से बांटना। अब है क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं? व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन एट द सेम प्लेस फॉर फूड इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही जगह पर, सेम प्लेस पर खाने के लिए, भोजन के लिए बहुत सारे प्लांट्स एक ही जगह पर उगाए जाएं तो उसको बोलते हैं क्रॉप, फसल। अ लार्ज नंबर ऑफ व्हीट प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड मेक अप अ क्रॉप ऑफ व्हीट। जब बहुत सारे गेहूं के प्लांट, जैसे कि बहुत सारे गेहूं के प्लांट हमने खेत में उगाए तो वो सब मिलकर क्या बनाएंगे? गेहूं की फसल, क्रॉप ऑफ व्हीट। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद ऑर्नामेंटल एंड फ्रूट प्लांट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। और एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच जो कि ऑर्नामेंटल, सजाने वाले पेड़ पौधे, और फ्रूट प्लांट्स जो कि फलों वाले पेड़ पौधों से डील करती है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब फसलों को कैसे बांटा गया? क्रॉप्स हैव बीन क्लासिफाइड एज सीरियल्स, पल्सेस, vegetables, fruits, oil seeds, fiber producing plants, medicinal plants, etc. According to the seasons, crops can be classified as follows. जो क्रॉप्स हैं उनको सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब कैटेगरीज में बांटा गया है। और सीजन्स के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है क्रॉप्स को, जो कि ऐसी हैं। खरीफ क्रॉप्स। खरीफ crops are sown during June, July at the beginning of the monsoon season and harvested at the end of monsoon during September and October. जो खरीफ crops होती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं। जो खरीफ crops होती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं। जब हमारा मानसून स्टार्ट होता है, मानसून की बिगनिंग में खरीफ crops को हम बोते हैं, और जब मानसून एंड होता है सितंबर अक्टूबर में, तब ये क्रॉप्स काटी जाती हैं। पैडी एंड राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड इज़ अ खरीफ क्रॉप। जो पैडी और राइस, धान और चावल हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है, इसलिए कैसी क्रॉप्स हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं, जो कि बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। मेज, सोयाबीन एंड कॉटन आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। और खरीफ क्रॉप्स के और अदर एग्जाम्पल्स क्या है? मेज, मक्का, सोयाबीन, कॉटन, कपास, ये सारे खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स।
Rabi crops are sown during October, December at the beginning of winters and harvested in March and April. Wheat, gram, mustard are some examples of Rabi crops. Rabi crops क्या होती है? Rabi crops अक्टूबर दिसंबर, ठंडों की जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तब बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं। ऐसी क्रॉप जो अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। वीट, ग्राम एंड मस्टर्ड आर द एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स के एग्जांपल क्या है? वीट गेहूँ, ग्राम चना, मस्टर्ड सोयाबीन, वो सरसों। ठीक है, अब है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Farmers do very hard work to get maximum production for the fields. For this they use different methods of scale which are called agricultural practices. फार्मर बहुत परिश्रम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में खाद्य पदार्थ उगाने के लिए, जिसके लिए वो तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के मेथड यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर स्पेसिफिक मेथड्स विच व्हेन अप्लाइड टू एग्रीकल्चर क्रिएट फूड फॉर कंज्यूमर्स और फर्दर प्रोसेसिंग दैट इज सेफ एंड होलसम। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी मेथड्स होती हैं जो एग्रीकल्चर में, मतलब जो हम कृषि पर अप्लाई करते हैं, जो हमें फूड प्रोवाइड करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ उगाती हैं और कंज्यूमर्स जो कि ऐसे व्यक्ति जो उनको ख़रीदते हैं उनको रखने के लिए भी सेफ़ होती हैं। देयर आर सर्टेन कंडीशन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग अ हाई क्रॉप यील्ड। हाई क्रॉप यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा फसल देने वाली खेत के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। इन ऑर्डर टू ग्रो वेल एंड हेल्दी plants or crops, right type of soil, plugging seeds, proper handling of animals, proper irrigation methods and use of manures and fertilizers are needed. अच्छी से अच्छी और हेल्दी प्लांट और फसल उगाने के लिए हमें सही मात्रा की सही तरीके की मिट्टी, सॉइल चुनना चाहिए। प्लगिंग, उसको अच्छे से जोतना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का सीड, बीज लेना चाहिए। उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करनी चाहिए। प्रॉपर हैंडलिंग ऑन एनिमल्स, जो जानवर वहाँ आते जाते हैं उनको अच्छे से हैंडल करना चाहिए। प्रॉपर इरिगेशन मेथड, उनमें जो पानी डालने की तरीके हैं वो सही होने चाहिए और अच्छे खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। दिस इंक्लूड्स प्रॉपर पेस्ट कंट्रोल, यूज़ ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर्स। इनके ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और पेस्ट कंट्रोल मतलब जो कीड़े मकोड़े हमारी फसल में उग जाते हैं उनको हटाने के लिए अच्छी से अच्छी दवाई लानी चाहिए। हार्वेस्टर्स और थ्रेशर्स भी अच्छी क्वालिटी के अच्छे से अच्छे लाने चाहिए। व्हेन एग्रीकल्चरल practices are carried successfully by using old and modern tools, these are known as farming implements. जब जो कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, चाहे वो पुराने औजारों से हों चाहे वो नए औजारों से हों, उन सबको हम क्या बोलते हैं? फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, मतलब कृषि में उपयोग आने वाले औजार। अब है प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे तैयार करें। सॉइल एंकर्स द रूट ऑफ प्लांट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड वाटर टू देम एंड ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द रूट्स। जो मिट्टी होती है वो प्लांट की, पौधे की रूट को पकड़े रखती है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड, पोषक तत्व मुहैया करवाती है, वाटर देती है उसको, और उसको ऑक्सीजन भी देती है। जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो प्लांट की रूट जड़ को ऑक्सीजन भी देती है। द माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म्स सच एज अर्थवॉर्म्स इन द सॉइल हेल्प टू कीप इट फर्टाइल। मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म, कीचू वगैरह, वो इन द सॉइल जो उसको उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सॉइल मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारी मिट्टी हो वो वेल प्रिपेयर, अच्छी तरीके से तैयार हो। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर्स 2 स्टेप्स, प्लगिंग एंड लेबलिंग। मिट्टी तैयार करने के लिए 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। पहला होता है प्लगिंग और दूसरा लेबलिंग। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड इज लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। दिस हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। मिट्टी को तैयार करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है उसको लूजनिंग और टर्निंग, उसको लूज़ करना और उसको अच्छे से मिलाना। ये चीज़ें के जो लूजनिंग और टर्निंग प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लगिंग, जोतना, प्लग
मतलब खेत को जोतना। इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? प्लगिंग मेक्स द सॉइल loose and porous. The roots of seedlings can penetrate the loosened soil easily. When the roots grow deeper and spread out, the plant is anchored well to the soil. प्लगिंग से क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो लूज़ हो जाती है और पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, मतलब उसमें जितनी मात्रा में हम पानी डाल सकें वो उस सबको सोख लेता है। द रूट्स ऑफ सीडलिंग कैन पेनिट्रेट द लूजन सॉइल ईजिली। जो भी बीज हम लेते हैं उसकी जो जड़ होती है वो लूज सॉइल को अच्छे से पकड़ लेती है। और लूज सॉइल में क्या होता है, जो भी पेड़ होता है उसकी जड़ डीप से डीप जाकर उग सकती है और उसको उसकी अपनी पकड़ मजबूत बनाती है। वाटर ड्रेन्स इजीली इन लूजन सॉइल। जो लूज सॉइल होती है उसमें पानी अगर एक्सेस वाटर होता है तो वो आसानी से निकल जाता है। दिस हेल्प रूट्स टू ब्रीथ एंड नॉट ड्रॉन। इससे क्या होता है, जो रूट्स होती हैं, जड़ होती हैं, वो अच्छे से सांस ले पाती हैं और गलती नहीं है। Plugging helps to aerate the soil. This helps microorganisms and earthworms present in the soil to make the soil fertile. Plugging से क्या होता है, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म कीचुए वगैरह होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के काम में आते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कैन बी मिक्स वेल विद द लूजन सॉइल। और जो लूज की हुई मिट्टी होती है उसमें हम फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर आसानी से मिला सकते हैं। उसमें जो फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। प्लगिंग अप रूट्स वीड्स विच ऑन डिकम्पोजिशन मेक द सोइल फर्टाइल। प्लगिंग, जब हम खेत जोतते हैं तो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स होती हैं, वो आसानी से उखड़ जाती हैं जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्लगिंग इज कॉल्ड प्लग। प्लगिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है हम उसको प्लग कहते हैं। जैसे कि ये दिखाया गया है इसमें प्लग, जो कि प्लगिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको हम प्लग कहते हैं। प्लग मे बी मेड ऑफ वुड और आयरन और बाय आयरन ओनली। प्लग या तो लकड़ी से भी बना होता है, लोहे से बना होता है, या फिर अकेले लोहे से भी बना होता है। फॉर प्लगिंग ऑफ द सॉइल डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक ऑक्स एंड कैमल आर यूज्ड। प्लगिंग के लिए सोइल की मिट्टी की जो प्लगिंग होती है उसके लिए हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ऑक्स और कैमल उनका इस्तेमाल करते हैं। Now in big farms the tractors are used for plugging with a cultivator which saves the time and labor of the plugging manually. जो बड़े बड़े फार्म्स होते हैं उसमें प्लगिंग के लिए जानवरों के जगह ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है जिससे टाइम भी सेव होता है और जो लेबर होती है प्लगिंग करने के लिए जो मेहनत होती है वो भी कम लगती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ इज कॉल्ड लेवलिंग। और मिट्टी को एक जैसा बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लेवलिंग कहते हैं, जो कि लेवलर से की जाती है। द प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ वुडन सॉइल लेवलर। और उसको एक जैसा मिट्टी को एक जैसा बनाने के लिए एक मशीन का यूज़ किया जाता है जिसको हम लेवलर कहते हैं, जो कि वुड से बना होता है, लकड़ी से बना होता है। लेवलिंग इंश्योर्स यूनिफॉर्म इरीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द फील्ड। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। लेवलिंग जो होती है वो मिट्टी में अच्छी तरीके से पानी को जाने की रास्ता बनाती है और उसको मिनरल्स देती है। सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। अब नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। अच्छे से अच्छा बीज चुनना और उसको कैसे बोआ जाए। बिफोर सोइंग सिलेक्शन ऑफ सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यील्ड इज गुड। बीज बोने से पहले अच्छे से अच्छी गुड क्वालिटी का बीज होना बहुत ज़रूरी है। गुड क्वालिटी के बीज को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि जो भी हमारी क्रॉप होगी वो अच्छी से अच्छी क्वांटिटी हमें देगी। सीड आर सोन बाय द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग अ फनल लाइक इंस्ट्रूमेंट वेयर द सीड्स आर पुट इनटू द फनल एंड प्लेस्ड इनटू द soil through attached tubes. Sowing can also be done manually by scattering seeds and spreading them into the field. This is called broadcasting. बीजों को बोने के लिए या तो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या यूज़ करते हैं, एक फनल जैसा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसमें हम सीड भरते हैं और उसकी जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं उसके द्वारा बीज हमारे खेत में जाते हैं। या फिर जो सोइंग होती है वो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा भी की जाती है जिसमें हम बहुत सारे बीज लेते हैं और उसको अपनी फील्ड में स्प्रेड करते हैं, अपने खेत में स्प्रेड करते हैं।
A seed drill has a funnel-shaped opening leading to long tubes. It is attached to a plug. Seeds are put into the funnel. As the plug makes furrows in the soil, the seeds are deposited in the soil by the drill. एक सीड ड्रिल नाम की मशीन होती है जिसमें फनल होता है, जो कि उसकी लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं जो कि प्लग से अटैच रहता है. जो खेत जोतने वाली मशीन होती है ना, उससे अटैच रहता है. उस फनल में हम बीज को रखते हैं. जैसे जैसे वो प्लगिंग मशीन आगे बढ़ती है, वो उसमें गड्ढे करते जाती है, जिसमें से फनल में से सीड्स उस गड्ढों में जाते चले जाते हैं. द सीड ड्रिल होल्ड्स द सीड एट अ इक्वल डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ. जो सीड ड्रिल होता है वो सारे बीजों को इक्वल डिस्टेंस और एक जैसी डिस्टेंस और एक जैसी गहराई में बोता है. दिस इंश्योर्स दैट द सीड ऑल्सो गेट कवर्ड बाय सोइल आफ्टर सोइंग. और ये भी इंश्योर करता है कि जो सीड है वो अंदर जाने के बाद उसको दोबारा मिट्टी से कवर कर दे. दिस सेव्स देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. और सीड ड्रिल की मदद से क्या होता है, जो सीड होते हैं वो पक्षी द्वारा खाए जाने से बचे जाते हैं. नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन. It is the process of transferring healthy seedlings from a plot nursery to the main field. ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो हेल्दी सीडलिंग्स होती हैं, जो हमारी सीड होती हैं हेल्दी वाली, उसको हम नर्सरी से लाकर अपने खेत में लगाते हैं. ट्रांसप्लांटेशन इज़ कॉमन इन द कल्टिवेशन ऑफ पैडी एंड वेजिटेबल्स. जो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है वो ज़्यादातर धान, पैडी मतलब धान और वेजिटेबल सब्जियों की खेती करने में ज़्यादातर यूज़ की जाती है. ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन सीडलिंग्स आर प्लांटेड इन अ वेल प्रिपेयर्ड फील्ड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस इन रोज. जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो जो सीडलिंग्स होती हैं वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए और जो हमारे खेत में प्रॉपर डिस्टेंस में और लाइन रो वाइज हमें लगानी चाहिए. दिस इंश्योर्स दैट प्लांट्स आर एबल टू रिसीव सफिशिएंट लाइट, वाटर एंड स्पेस. जिससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में सनलाइट लें, वाटर ले सकते हैं और उनको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है. अब है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी. मिट्टी की उपजाऊ क्षमता हम कैसे बढ़ाएं. क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ. जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं, फसल जो होती है उसको बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है. दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल. और ये सब हमें किससे मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं. व्हेन अ फार्मर ग्रोस क्रॉप्स कंटिन्यूसली इन द सेम फील्ड द सॉइल बिकम्स पुअर इन न्यूट्रिएंट. अगर कोई किसान एक के बाद एक लगातार अपने एक ही खेत में फसल उगाते जाए तो जो मिट्टी होती है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. एज अ रिजल्ट द क्रॉप यील्ड गेट्स रिड्यूस. देयर आर 3 ways टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. इसका रिजल्ट क्या होता है कि जब हम लगातार एक ही खेत में फसल उगाते हैं तो फसल की जो क्वांटिटी होती है जो हमें मिलती है वो कम होती चली जाती है. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 3 मेथड्स हैं. पहला है नेचुरल मेथड. नेचुरल मेथड क्या होता है, नेचुरल मेथड में भी मेथड्स हैं. पहला है फील्ड फॉलो. वन वे ऑफ अलाउंग लैंड टू नेचुरली रिगेन द न्यूट्रिएंट्स इज टू लीव इट फ्री और फैलो फॉर 1 or more सीजन. एक तरीका तो ये होता है कि कोई भी लैंड, कोई भी फील्ड नेचुरली अपने न्यूट्रिएंट कैसे रिगेन करे कि उसको हम थोड़े समय के लिए खाली छोड़ दें, मतलब थोड़े समय के लिए उसमें हम कोई भी फसल ना उगाएं. Dead plants, animals and other organic matter that collect on the land are decomposed by microbes, thus the nutrients are returned to soil. इससे क्या होता है, जो भी डेड प्लांट्स होते हैं, मरे हुए पेड़ पौधे, एनिमल्स होते हैं, उनके जो अंदर के न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी अपने अंदर खींच लेती है, जिससे कि मिट्टी को सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं. नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन. व्हेन अ क्रॉप इज ग्रोन सीजन आफ्टर सीजन फॉर मैनी ईयर्स द सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट द क्रॉप नीड्स इज यूज्ड अप. जब एक क्रॉप सीज़न आफ्टर सीज़न, एक के बाद एक सीज़न में बहुत सारे साल तक उगाई जाती है, तो क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो सारे यूज़ कर लिए जाते हैं, मतलब उस क्रॉप के द्वारा सारे न्यूट्रिएंट्स उपयोग में ले लिए जाते हैं. व्हेन द सेम क्रॉप इज़ ग्रोन अगेन द यील्ड विल बी पुअर. और अगर हम वही फसल को दोबारा उगाते हैं उस खेत में तो हो सकता है कि जो फसल की क्वांटिटी हमें मिले वो कम मिले. टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग द क्रॉप्स ग्रोन इन अ फील्ड शुड बी चेंज्ड एवरी ईयर. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि एक ही फील्ड पर जो फसल उगाते हैं वो एक जैसी नहीं उगाते हैं, हर साल अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं. ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अ फील्ड ओवर सक्सेसिव ईयर्स टू अवॉइड डिप्लीटिंग द न्यूट्रिशन इन सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. एक ही खेत पर जब हम डिफरेंट क्रॉप्स लगातार बहुत से सालों तक अलग अलग जब हम फसलें उगाते हैं तो वो
न्यूट्रिशन की कमी को रोकती है और इस प्रोसेस को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, मतलब एक के बाद एक फसल लगाना। फिर नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स टुगेदर इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, एक ही समय पर एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसलें उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल सीरियल लाइक व्हीट कैन बी ग्रोन विद अ लेग्यूम लाइक पी, जैसे कि जो हम गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ के साथ साथ हम मटर उगा लेते हैं। द व्हीट प्लांट यूजेज the nitrates in the soil and rhizobium bacteria and the root nodules of the pea replace the nitrates by converting atmospheric nitrogen to nitrates। जो जिससे क्या होता है, जो वीट प्लांट होता है वो सॉइल में मौजूद नाइट्रेट्स को यूज़ कर लेता है, और पी प्लांट पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। However, these natural methods alone are not enough to maintain the fertility of soil, so farmers have to add manures and fertilizers from time to time। पर क्या होता है, ये जो नेचुरल मेथड्स हैं ये ज़्यादा हद तक काम नहीं करती हैं, इसलिए जो किसान होते हैं उन्हें समय समय पर मैन्यूर्स खाद और उर्वरक मिलाने पड़ते हैं, मिट्टी में खाद और उर्वरक मिलाने पड़ते हैं। सेकेंड है एडिंग मैन्यूर टू द फील्ड, खेत में खाद मिलाना था। फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड कैन बी इनरिच्ड बाय एडिंग मैन्यूर। मैन्यूर इज मेनली डिकम्पोज्ड एनिमल डंग एंड प्लांट मटेरियल। It contains a large amount of fiber. The fibrous nature of manure increase the water holding capacity of the soil and also make it more porous. The fertility of agricultural, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, खेती के लिए जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊ क्षमता, उर्वरक क्षमता कैसे बढ़ सकती है, उसमें जब हम खाद मिला दें। मैन्यूर क्या होता है, खाद क्या होती है, ये मेनली ज़्यादातर किससे बनी रहती है, एनिमल डंग, जो जानवरों का डंग रहता है उससे, या फिर प्लांट मटेरियल, जो पेड़ों से जो प्लांट मटेरियल होता है, पत्ती, तने वगैरह, इनसे बना रहता है। इसमें इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फाइबर, ये इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर रहता है। द फाइबरस नेचर ऑफ मैन्यूर इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड ऑल्सो मेक इट पोरस। और इनकी जो ये फाइबरस नेचर होता है मैन्यूर्स का, इससे क्या होता है, मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और मिट्टी को और ज़्यादा नमी मिलती है। पोरस सॉइल इज़ गुड फॉर द प्लांट बिकॉज इट होल्ड्स मोर एयर एंड कीप्स द रूट हेल्दी। जो पोरस नमी वाली मिट्टी होती है वो पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एयर होती है और ये रूट्स जो जड़ होती हैं उनको हेल्दी बनाए रखती है। अनदर गुड मेथड ऑफ मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी इज ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक बीन्स एंड ग्रास विच हैव द नेचुरल एबिलिटी ऑफ मेकिंग सॉइल फर्टाइल। और एक और मेथड होती है सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, वो होती है कि जैसे बीन्स और ग्राम्स, फलियाँ और चने को उगाना, फलियाँ और चने जैसी फसलों को उगाना, जिनमें नेचुरल एबिलिटी होती है किसकी, मिट्टी को फर्टाइल करने की नेचुरल क्षमता होती है, प्राकृतिक क्षमता होती है। नेक्स्ट है अप्लाइंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। प्लांट नीड मिनरल्स सच एज पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एंड सॉल्ट्स लाइक नाइट्रेट्स टू ग्रो। प्लांट्स को बड़े होने के लिए पोटेशियम, फॉस्फोरस और सॉल्ट जैसे मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। Often manures are not adequate to replenish these plant nutrients from the soil। बहुत से मैन्यूर्स ऐसे होते हैं जो इन कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं। Therefore farmers use chemical fertilizer that mainly contain nitrogen, phosphorus and potassium। इसलिए जो किसान होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम हो। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स डैमेज द सॉइल। पर अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो वो हमारी मिट्टी को ख़राब कर देगी, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। दे मेक द सॉइल लेस पोरस एंड रिड्यूस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वो मिट्टी को लेस पोरस मतलब उनकी जो नमी है उसको कम कर देगी और उसकी वाटर होल्डिंग, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी कम करेगी। केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑल्सो मेक द सॉइल एसिडिक। अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो जो हमारी सॉइल होगी वो कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। मोस्ट प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन एसिडिक सॉइल। और बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जो एसिडिक सॉइल में उगती नहीं है। नेक्स्ट है इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स इन द फील्ड्स ऑफ स्पेसिफिक इंटरवल। इरीगेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी फसल को किस तरीके से पानी दे रहे हैं। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स एज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक्स प्लेस विदाउट वाटर। फसलों के लिए पानी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं देंगे तो जो बीज होंगे वो हमारे उगेंगे नहीं। रूट्स फेल टू डेवलप एंड इलोंगेट इन ड्राई सॉइल। और जो अगर
मिट्टी सूखी होगी तो जो जड़ होगी वो फैल नहीं पाएगी, अच्छे से उग नहीं पाएगी। न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट मूव अप फ्रॉम सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। और अगर वाटर नहीं होगा तो मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपना प्लेस चेंज नहीं कर पाएंगे। इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। और अगर जो पानी होता है वो प्लांट को हॉट एयर करेंट, जो गर्म हवा चलती है, उससे बचाता है। दस वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इसलिए जो पानी होता है वो बहुत आवश्यक होता है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। वाटर इज ऑब्जर्व बाय प्लांट्स फ्रॉम द सोइल थ्रू द रूट सिस्टम। जो मिट्टी में जो पानी जाता है वो ज़्यादातर किससे जाता है? रूट सिस्टम, जो प्लांट की रूट होती है उससे जाता है। अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व। पानी के साथ साथ मिट्टी क्या सोख लेती है? मिनरल्स भी सोख लेती है। अब है ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स। इन दीज मेथड्स कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड। इस मेथड में जो ट्रेडिशनल मेथड होती है उन मेथड्स में कैटल, जानवर या फिर ह्यूमंस का यूज़ किया जाता है। हैंस दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। होने को तो ये मेथड बहुत चीप होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, बट इनकी जो रिज़ल्ट होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी अच्छे नहीं होते। द ट्रेडिशनल मेथड्स आर मोट, चेन पंप, रहट, ढेकली एट्सेट्रा। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो क्या होते हैं? मोट, चेन पंप, रैट, ढेकली एट्सेट्रा, ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। सम ऑफ द मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम आर एज फॉलोस है। अब हमें मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम्स दिए गए हैं। पहला स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? दिस इज़ अ मेथड बाय विच वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द फील्ड बाय रोटेटिंग स्प्रिंकलर्स। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, इस सिस्टम में क्या होता है कि जो पानी होता है वो रोटेटिंग स्प्रिंकलर से पूरे खेत में डाला जाता है। द वाटर फ्लोज फ्रॉम द मेन पाइप एंड देन टू द स्मॉल पाइप्स विद द हेल्प ऑफ अ पम्प। जो पानी होता है वो पहले मेन पाइप से जाता है, फिर वो छोटे छोटे पाइप्स के पास जाता है पंप की हेल्प से। दिस मेथड इज़ गुड फॉर अनइवन लैंड्स विद लेस एबिलिटी ऑफ वाटर एंड सैंडी रीजन्स। ये मेथड ऐसी जगह के लिए अच्छा है जहाँ पर पानी की कमी होती है और जहाँ पर सैंडी रीजन्स होते हैं, रेतीला इलाका होता है। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, इट इज़ अ मेथड बाय विच वाटर इज अलाउड टू फॉल ओनली ऑन द रूट्स बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रिप सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वाटर रूट्स पर एक एक बूंद करके गिरता है। दिस मेथड इज एक्सीलेंट फॉर रीजन विद लो वाटर एबिलिटी, एज इन द मेथड देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर। और ये जो मेथड है जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ इस मेथड से पानी का कोई वेस्टेज, मतलब पानी की बर्बादी नहीं होती है। नेक्स्ट है वीडिंग। Weeds are unwanted and uncultivated plants that grow along with the crop plant. Weeds unwanted ऐसे plants होते हैं जो कि हम उगाना नहीं चाहते पर वो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं। If you visit a field, you will notice many weeds growing with the crop plants. अगर आप किसी फील्ड में जाए, किसी खेत में जाए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमारी फसल के साथ उग गए हैं। These weeds are not grown by the farmer. ये किसानों द्वारा उगाए नहीं जाते। They grow on their own. ये अपने आप उग जाते हैं। जैसे कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन वीड्स आर, कुछ वीड्स हैं अमरेंथस, चौलाई, चेनोपोडियम, बथुआ एंड वाइल्ड रोडजाबी, ये कुछ वीड्स हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। और जो प्रोसेस जिसमें हम इन अनवांटेड प्लांट्स को निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग कैन बी डन मैन्युअली बाय पुलिंग द वीड्स आउट बाय हैंड और बाय यूजिंग अ ट्रॉलर और अ हैरो टू अप्रूव दैम। वीडिंग किससे होती है? या तो हम हाथ से कर सकते हैं, हाथ से पेड़ पौधों को उखाड़ने, या फिर हौरों से उनको उखाड़ सकते हैं। वीडिंग इज ऑल्सो डन बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड हर्बिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स विद द हेल्प ऑफ स्प्रेयर। जो वीडिंग होती है वो हम स्प्रे से भी, केमिकल स्प्रे से भी कर सकते हैं, जिनको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। इनसे भी हम वीडिंग को कर सकते हैं। दे डिस्ट्रॉय द वीड बट डू नॉट अफेक्ट द मेन क्रॉप। ये क्या होते हैं? ये स्प्रे सिर्फ वीड्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सम कॉमन वीडिसाइड्स आर डेलोपन, मेटाक्लोर एंड सिनियाजिन। और कुछ कॉमन वीडिसाइड्स के नाम दिए वो हैं डेलोपोन, मेटाक्लोर एंड सिनियाजिन. Crops are eaten or damaged by large animals such as cows, goats and birds such animals. Small animals such as mice and rats and insects such as locusts, weevils and termites. क्या होता है कि ज़्यादातर जो हमारी फसल होती है वो या तो उनको नुकसान
या नुकसान पहुंचता है, या फिर फसलों को हमारे कौन खा जाता है? लार्ज एनिमल्स, बड़े जानवर जैसे काऊ, गॉट और बर्ड, छोटे जानवर जैसे कि चूहे वगैरह, और इंसेक्ट्स, लोकस्ट वगैरह, टिड्डी वगैरह, ये सब हमारी फसलों को खा जाते हैं, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स अंडर कल्टीवेशन। इससे क्या होता है कि हमारी जो फसल होती है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। बर्ड्स आर केप्ट अवे फ्रॉम फील्ड्स यूजिंग स्कैरक्रो, लाइट रिफ्लेक्टिंग स्ट्रिप्स एंड सो ऑन। जो पक्षी होते हैं वो हमारे खेत से पक्षियों को दूर करने के लिए हम स्कैरक्रोज लगा देते हैं, जिससे डर के जो पक्षी होती हैं वो खेत में नहीं आती है। रोडेंट्स आर किल्ड बाय यूजिंग रोडेंटिसाइड्स, वेयर इंसेक्ट्स आर किल्ड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स ऑन क्रॉप्स। और जो कीड़े मकोड़े हैं वो जब हम उन पर इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर देते हैं तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। दीज डिफरेंट केमिकल्स, वीडिसाइड, रोडेंटिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स एंड दे किल स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ पेस्ट। जो अलग अलग केमिकल्स होते हैं, वीडिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, इन सबको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, जो कि तरह तरह के कीड़े मकोड़ों को मारती है। पेस्टिसाइड्स आर हार्मफुल केमिकल्स। पेस्टिसाइड जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल, बहुत नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं। दे कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर एंड एयर एंड इफेक्ट अवर हेल्थ। ये हमारी मिट्टी को, पानी को, हवा को ख़राब कर देते हैं, और यहाँ तक कि हमारी हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को भी ख़राब कर सकते हैं। हैंस पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली। इसीलिए जो पेस्टिसाइड्स हो उनको हमेशा दूर से ही इस्तेमाल करना चाहिए। सर्टेन प्लांट प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग सम इंसेक्ट पेस्ट। सच प्रोडक्ट्स आर नॉट हार्मफुल एंड कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। बहुत से प्लांट प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनसे कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। सर्टेन इंसेक्ट लाइक द लेडी बर्ड फीड ऑन द पेस्ट इंसेक्ट एंड कैन बी यूज टू कंट्रोल पेस्ट। बहुत इंसेक्ट ऐसी होती हैं जैसे कि लेडी बर्ड, जो कि ये कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाती हैं, जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमारे खेत से दूर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। वंस द क्रॉप मैच्योर इट इज़ हार्वेस्टेड, दैट इज़ कट एंड गैदर्ड। जब हमारी फसल पक जाती है तो हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, मतलब उसको काटते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं। दिस मे बी डन मैन्युअली बाय यूजिंग अ सिकल और बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ये या तो सिकल से होता है या फिर एक मशीन होती है हार्वेस्टर, उससे हम ये सब चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट, द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप, द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इसके बाद क्या होता है, जो कटी हुई फसल होती है उससे हम अपना अनाज निकालते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग कैन बी डन मैन्युअली और यूजिंग द मशीन थ्रेशर और कंबाइन। और जो थ्रेशिंग की जो प्रोसेस होती है वो एक मशीन होती है थ्रेशर, उससे हम करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। और हवा की मदद से फसल में से जो हम कचरा निकालते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोइंग। अब नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब जो फसल हमें मिली है हम उसको कैसे स्टोर करके रखेंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल द एंटायर हार्वेस्टेड प्रोड्यूस एट वन टाइम। ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि जितनी हमारी फसल होगी उसको एक ही समय पर हम बेच दें। द प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर्ड इन अ क्लीन प्लेस अंडर प्रॉपर कंडीशन। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा प्रोडक्शन मिलता है हमें, जो भी हमें फसल मिलती है उसको हमें एक क्लीन, साफ़ सुथरी जगह पर स्टोर करके रखना पड़ता है। डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नीड डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। जो अलग अलग फसलें होती हैं उनके लिए अलग अलग तरीके की हमें स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए रहती हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर प्रिजर्व्ड इन कोल्ड स्टोरेज बाय रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, सब्जियां और जो फल हैं, उनको हम कोल्ड स्टोरेज होते हैं ना, वहाँ पर हम उनको स्टोर करके रखते हैं। किस प्रोसेस है? रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में। कोल्ड स्टोरेज आर बिग रूम्स और हॉल्स इन विच मिनिमम टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर इज मेंटेन। कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं? बहुत बड़े रूम्स और हॉल्स होते हैं जिनमें फ्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब बहुत कम जिनका टेम्परेचर बहुत कम रहता है। फूड प्रोडक्ट्स आर केप्ट सेफ एंड फ्रेश इन कोल्ड स्टोरेज एंड सप्लाई इज डन आउट ऑफ सीजन्स ऑल्सो। कोल्ड स्टोरेज में जो फूड आइटम हम रखते हैं वो
सेफ़ रखे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं और उनकी सीजन्स के अकॉर्डिंग सप्लाई होती रहती है। लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन्स कॉल्ड ग्रेनरीज एंड ग्रेन सिलोज। जो ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, लार्ज अमाउंट जो अनाज का बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है उनको हम गोडाउन्स, जिनको हम ग्रेनरीज और ग्रेन सिलोज बोलते हैं, उनमें स्टोर करके रखते हैं। द ग्रेनरीज आर फ्यूमिगेटेड ट्रीटेड विथ केमिकल वेपर्स टू गेट रिड ऑफ पेस्ट। जो ग्रेनरीज गोडाउन्स रहते हैं उनको हम फ्यूमिगेटेड मतलब उनमें हम केमिकल पेपर्स छोड़ देते हैं जिससे कि उसमें कीड़े मकोड़े ना आए। दीज प्लेसेस आर ऑल्सो रेगुलरली इंस्पेक्टेड टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स एंड इंश्योर सेफ स्टोरेज। और इन जगहों पर समय समय पर इन जगहों का इंस्पेक्शन होता रहता है जिससे कि जो हमारा अनाज है वो ख़राब ना हो और उसका स्टोरेज कैसा हो, सेफ हो। अब नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से मिलने वाला खाद्य पदार्थ। A number of food items like milk, eggs, meat, honey and fish are obtained from animals. बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि मिल्क, एग, मीट, हनी, फिश, ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं। रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जानवरों का पालन, बहुत बड़े स्तर पर जानवरों का पालन, साथ ही साथ उनको प्रॉपर फूड, प्रॉपर खाना देना, प्रॉपर रहने के लिए जगह देना और उनकी प्रॉपर केयर करना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स आर रेज्ड इन फार्म्स। और ऐसे एनिमल्स को हम कहाँ रखते हैं, फार्म्स में रखते हैं। मिल्क इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउज एंड बफेलोज। मिल्क ज़्यादातर हमें किससे मिलता है, काउज और बफेलोज से मिलता है। गॉट, शीप, याक एंड कैमल मिल्क इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फूड। गॉट, बकरी, भेड़, कैमल, इन सब का दूध भी हम फूड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एनिमल्स दैट प्रोवाइड अस मिल्क आर नोन एज मिल्च एनिमल। ऐसे जानवर जिससे हमें दूध मिलता है उसको हम बोलते हैं मिल्च एनिमल। उन जानवरों को हम बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। दीज एनिमल्स मस्ट बी केप्ट इन क्लीन शेड्स विद प्रॉपर वेंटिलेशन। और ऐसे एनिमल्स को हम अच्छी साफ़ सुथरी जगह पर रखते हैं, उनको अच्छा घर देते हैं, रहने के लिए छाँव में रखते हैं और उनकी वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था करके रखते हैं। अब नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। द रियरिंग ऑफ बर्ड्स लाइक चिकन, डक, क्वेल्स, टर्की एंड गुइनिया फॉल फॉर एग्स एंड मीट इज़ नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। अंडे और मीट के लिए जो भी बर्ड्स का हम पालते हैं उनको हम बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। नेक्स्ट है फिश एंड अदर सी फूड्स। मछली और जो भी हमें समुद्र से जो खाना मिलता है उसका। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन फिश एंड अदर सी फूड्स लाइक प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स। हमारे देश का बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो कि फ़िश और जो कि समुद्र से जो खाना मिलता है, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, इन पर डिपेंड रहता है। रियरिंग ऑफ फिश आर्टिफिशियल इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज़ नोन एज पिसिकल्चर। बड़े बड़े तालाबों और टैंक्स में फिश, मछली को पालने के काम को हम क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर। नेक्स्ट है एपीकल्चर। रियरिंग ऑफ बीज आर्टिफिशियल इज कॉल्ड एपीकल्चर। मधुमक्खियों के पालन को हम क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। हनी प्रोड्यूस्ड बाय बीज इज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग सर्टेन मेडिसिन। जो मधुमक्खी द्वारा जो शहद बनाया जाता है वो बहुत कीमती सोर्स होता है फूड का। ये खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इससे बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन भी बनाई जाती हैं। अब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारा फिल इन द ब्लैंक, स्टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स, आंसर इन ब्रीफ, आंसर इन डिटेल। ये सब हम इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा है उसकी हेल्प से फिल कर सकते हैं।